हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। दोस्तों स्वागत है आज के सेशन में। मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो आपको पता है ना, इंस्टीट्यूट ने मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज कर दिए हैं। तो मैं अर्ली स्टेज पर आप लोगों के साथ आज मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूं दिसंबर 2024 के लिए। तो जो बच्चे दिसंबर 2024 एग्जाम देने जा रहे हैं, आओ डिस्कस करते हैं दोस्तों, क्या है मॉडल क्वेश्चन पेपर और कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, वैसे मॉडल क्वेश्चन पेपर कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप लोगों ने फुल ऑन कंप्लीट रिवीजन कर ली है, एक बार आप मॉडल क्वेश्चन पेपर करना चाहते हो तो आप मेरे साथ बैठकर पूरा कर सकते हो, शुरू से लेकर आखिर तक सारे विद सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो पटा, आपको पता है दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए एमसीक्यूज होता है, तो यहां पर 30 नंबर के एमसीक्यूज है, जिसमें हर क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं और आपको पता है बोनस नंबर है। तो भाई पहला क्वेश्चन अगर आप बात करो, अच्छा अगर आपको मेरे इस सीएमए एमटीपी के एमक्यूपी के आपको सजेस्टेड आंसर्स चाहिए, तो इस पूरे सजेस्टेड आंसर्स के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डालूंगा और उस चैनल को ज्वाइन करते ही आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, सजेस्टेड आंसर्स मैं यहां लिख देता हूं, सजेस्टेड आंसर्स। ठीक है, अब बताओ मेरा पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का क्या कहता है। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट्स इन कनाडा अमाउंटेड टू 30,000 आउट ऑफ विच 1/3 इज रिसीव इन इंडिया। मुझे एक बात बताओ, अगर 1/3 इंडिया में मिल गया तो क्या तीनों को टैक्सेबल नहीं हो जाएगा? आप आरओआर हो, आरएनओआर हो, नॉन रेजिडेंट हो। क्वेश्चन ने बोला आप नॉन रेजिडेंट हो, तो क्या हो गया? तीनों को टैक्सेबल हो जाएगा। तो यानी मैं बात करूं 1/3 के लिए, तो मेरा आंसर 10,000 रुपये तीनों को टैक्सेबल हो जाएगा। बोलो यस और नो। और मैं नॉन रेजिडेंट हूं, क्या नॉन रेजिडेंट को 20,000 रुपये टैक्सेबल होंगे? नहीं, क्योंकि एक्रूराइज भी बाहर, रिसीव भी बाहर, तो भाई तब टैक्सेबल नहीं होता नॉन रेजिडेंट को। नॉन रेजिडेंट को दो ही तरह की इनकम टैक्सेबल होती है, या तो एक्रूराइज इंडिया से हो या रिसीव इंडिया में हो। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो डन। सेकेंड पार्ट, मिस्टर लालू सिंह रिसीव हॉस्टल अलाउंस ऑफ 1,000 पर मंथ, ही हैज 3 चिल्ड्रन। कितने बच्चे हैं इसके? 3। नन ऑफ हिज चिल्ड्रन आर स्टडिंग द टैक्स। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कि उसका कोई बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपको हॉस्टल अलाउंस मिल रहा है, आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। नॉर्मल करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओल्ड रजीम का केस है ये। तो मुझे बताओ यहां पर सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट का क्या आंसर होगा? सेकेंड पार्ट का आंसर भी ए ही होगा, 8400। कैसे आया? क्योंकि यहां पर आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। बेटा देखो ना, आपको मिले हैं 1,000 रुपए, 3 बच्चों के हिसाब से आपको टोटल मिले हैं 1,000 रुपए इंटू 12,000, जिसमें से आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी 300 रुपए मिलता है हॉस्टल एक्सपेंडिचर में। 300 इंटू 12 यानी 3600। तो कितने रुपए बच गए? 8400, वो टैक्सेबल हो जाएंगे। आगे आ जाओ। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ मिस्टर ए, जो कि पार्टनर है फर्म के अंदर। तो मुझे बता दो दोस्तों, मिस्टर ए पार्टनर है, क्या पार्टनर अपने प्रॉफिट के शेयर पर टैक्स देता है? नहीं, क्योंकि फर्म अपनी इनकम पर टैक्स खुद देती है, इसलिए ये रहेगा एग्जेम्प्ट। थर्ड का आंसर क्या रहेगा? ए, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? आगे आ जाओ। मिस्टर एक्स incurred a loss of 90,000 from owning and maintaining race horses and receive rent from land for 130। आपको बताना है अदर सोर्सेज की इनकम। अरे भाई, जो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज का लॉस है, वो आप सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज की इनकम के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हो। अब आपके पास रेंट फ्रॉम लैंड है, ये अदर सोर्सेज इनकम है 1,30,000। तो मेरा आंसर बहुत ही क्लियर है, 1,30,000। कितना लल्लू क्वेश्चन है, 1,30,000। आगे आ जाओ। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, अंडर ओल्ड रजीम द मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी डोनेटेड इन कैश फॉर क्लेमिंग डिडक्शन कितनी है? बच्चों मैक्सिमम डिडक्शन कैश डोनेशन 80G में 2,000 रुपये अलाउड है। कितनी अलाउड है? 2,000। आई होप ये सब बातें आपको पता होंगी। 2,000 रुपये। आगे आ जाओ। मोठी हैज वॉन अ स्टेट गवर्नमेंट लॉटरी, कितने रुपए की? 1,00,000 रुपए की। द स्टेट गवर्नमेंट शुड डिडक्ट ऑन टैक्स ऑन सच विनिंग्स। बिल्कुल ठीक बात है, टीडीएस कटेगा। टीडीएस कटेगा कितना? 30%। बच्चों कितना टीडीएस कटता है? 30%। तो 30% का टीडीएस यानी आंसर इज 30,000 रुपीज। आगे आ जाओ। एज पर द यूनियन लिस्ट 1, सेंट्रल गवर्नमेंट इज पावर द लेजिस्लेशन ऑन ड्यूटी ऑफ कस्टम्स। सही बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है यूनियन लिस्ट के अंदर, लिस्ट नंबर 1 में।
और कस्टम ड्यूटी लगाने की, और वो लिखा है एंट्री नंबर 83 में। 82 था इनकम टैक्स, 83 था कस्टम ड्यूटी, 84 सेंट्रल एक्साइज। तो बच्चों 7th पार्ट का मेरा आंसर क्या होगा? 7th पार्ट का आंसर होगा बी। एंट्री नंबर कौन सा है? 83। आगे आ जाओ। एक्स एंड कंपनी अ सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन मेघालय। बच्चों मेघालय स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आता है, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में कॉम्पोजिशन स्कीम की लिमिट 75 लाख है। तो बताओ यहां पे आंसर क्या होगा? 75 लाख रुपीज। तो बी इज द आंसर। 8th पार्ट का बी इज द आंसर, रुपी 75 लाख। अगला पार्ट 9th। Which of the following activities is neither a supply of good nor a supply of service? Works contract तो सर्विस माना जाता है, आपको याद होगा। कंस्ट्रक्शन भी सर्विस है। सर्विस ऑफ फ्यूनरल, बुरियल, क्रिमेटोरियम, बच्चों इसको तो नेगेटिव लिस्ट में डाला गया है। आपको याद होगा नेगेटिव लिस्ट ऐसी ट्रांजैक्शंस जो ना ही सप्लाई ऑफ गुड है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 9th का आंसर क्या होना चाहिए? सी, सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल। इज दैट क्लियर? अच्छा, फिर है पॉइंट नंबर 10। अंडर जीएसटी फीस चार्ज फॉर योगा कैंप कंडक्टेड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट एग्जेम्प्ट। बच्चों आपको याद होगा चैरिटेबल एक्टिविटीज जो होती हैं वो एग्जेम्प्ट होती हैं। अगर चैरिटेबल ट्रस्ट योगा कैंप चला रहा है और वो अगर वो फीस चार्ज करता है उस चीज के लिए, तो वो चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो वो योगा एक्टिविटीज एग्जेम्प्ट है। दिस इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। पॉइंट नंबर 10 मेरा आंसर क्या रहेगा इसका? बी, एग्जेम्प्टेड। अगला आ जाओ 11th। Which of the following categories of person shall be required to be registered irrespective of the size of the turnover? इनमें से कौन से कैटेगरीज हैं जिनको रजिस्ट्रेशन करवानी है, टर्नओवर कुछ भी हो? पहला, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। हाँ सही बात है, अगर आप रिवर्स चार्ज में हो यानी आप रेसिपिएंट हो और रिवर्स चार्ज की वजह से आपको जीएसटी देना है, तो बच्चों टर्नओवर जितनी मर्जी हो आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। एनआरटीपी के केस में भी और आईएसडी के केस में भी, इन तीनों केसेस में आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, टर्नओवर देखना नहीं होता। तो डी 11th पार्ट का क्या आंसर होना चाहिए? डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला बताओ। इनवॉइस शेल बी प्रिपेयर्ड डैश इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड इन डैश इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बताओ इसका क्या आंसर होना चाहिए? भाई गुड्स के केस में 3 कॉपीज बनती हैं, एक कॉपी सप्लायर के लिए, एक कॉपी रेसिपिएंट के लिए और एक कॉपी ट्रांसपोर्टर के लिए। तो इसलिए इनवॉइस की कॉपी ट्रिप्लिकेट बनती है और सर्विसेज के केस में डुप्लीकेट बनती है। तो आंसर शुड बी ए। आंसर शुड बी ए। 13th में आ जाओ। डैश मीन्स गुड्स अदर देन इंपोर्टेड गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन अ वेसल फ्रॉम वन पोर्ट इन इंडिया टू अनदर पोर्ट। हाँ ठीक है, प्रोहिबिटेड गुड्स तो हो ही नहीं सकते। प्रोहिबिटेड गुड्स को एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट कैसे लेके जा सकते हो? नंबर 2, कोस्टल गुड्स। कोस्टल गुड्स इज द आंसर बिकॉज ट्रांजिट का मतलब होता है कि जिस पोर्ट में अगर पड़े हुए हैं गुड्स और वो एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होने हैं, ठीक है, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में जाने हैं, बट वो हॉल्ट में रुके हुए हैं, जिस जगह पे रुके हुए हैं उसको बोलते हैं ट्रांजिट पोर्ट और उन गुड्स को बोलते हैं ट्रांजिट गुड्स। बट यहां पर ये ट्रांसपोर्ट करने की बात कर रहा है, तो ऐसे गुड्स को जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, इनको कोस्टल गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोस्टल गुड्स। तो आंसर रहेगा 13 का बी, कोस्टल गुड्स। इज दैट क्लियर? आगे आ जाओ 14। सी, एक इंपोर्टर है, हिज इंपोर्टेड अ मशीन फ्रॉम यूएसए एट एफओबी वैल्यू एज पर द कस्टम्स ऑफ $10,000। रेट ऑफ एक्सचेंज दिया हुआ है आरबीआई का रेट तो ना लेते हैं, सीबीआईसी का रेट लेते हैं, और वो कितना लिखा है? 75.6। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ए, $7,56,000। कैसे निकाला? आपके पास $10,000 का ये एफओबी वैल्यू है और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 75.6 के साथ। आगे आ जाओ पॉइंट नंबर 15। इफ द गुड्स आर रिसीव इन लॉट्स या इंस्टॉलमेंट्स। तो बच्चों आईटीसी कब मिलता है? जब तक आखिरी लॉट नहीं मिल जाएगा दोस्तों आईटीसी नहीं मिलेगा। तो बताओ आईटीसी विल बी अवेल्ड अपॉन द रिसिप्ट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो मेरा आंसर क्या होगा? बी। तो ये तो हो गए एमसीक्यूज, सिंपल से बताओ हाँ या ना, ठीक है, इसमें तो ज्यादा दिमाग भी नहीं लगा होगा। अब आ जाओ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में। जब मैं बात करता हूं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में, तो सेक्शन नंबर बी कहता है एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 7। भाई साहब ये बोनस होते हैं, हर 7 में से कोई 5 करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 14 मार्क्स। हर क्वेश्चन के 14 नंबर बता रहे हैं। तो क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। जैसे ब्रीफली एनालाइज असेसमेंट ईयर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। डिस्कस द एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल दैट इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्स इन द असेसमेंट ईयर।
बच्चों असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में हम आईटीआर फाइल करते हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे इसका डेफिनेशन, तो डेफिनेशन से स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन लिखनी चाहिए असेसमेंट ईयर की। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, सबसे पहले आपको लिखनी चाहिए डेफिनेशन। और आपको पता है असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन में क्या लिखा है? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 7, 8, 9। 7 हो गया असेसी, 8 हो गया असेसमेंट, 9 हो गया असेसमेंट ईयर। और इसके आप डेफिनेशन में क्या लिखा है? इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग फ्रॉम April 1 ईच। बस ये डेफिनेशन से आपको स्टार्ट करनी चाहिए और उसके बाद बताना चाहिए असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में हम आईटीआर फाइल करते हैं। किस साल की इनकम की? प्रीवियस ईयर की इनकम की। बस इसके बारे में और एक एग्जांपल देके बताना है। डिस्कस द एक्सेप्शन टू द जनरल रूल दैट इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्स इन असेसमेंट ईयर। देखो प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स लगता कब है? असेसमेंट ईयर में लगता है। बट उसका एक्सेप्शन क्या था? नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस। कुछ याद आ रहे हैं? हमें तो एक ही एक्सेप्शन बतानी है, बट मुझे तो पांचों की पांचों पता है, आपको भी पता होंगी। बोलो यस और नो। एक्सेप्शन टू जनरल रूल क्या था? एक्सेप्शन टू जनरल रूल सेक्शन नंबर 172, 174, 174A, 175 और 176। 172 हो गया नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस, 174 हो गया पर्सन लिविंग इंडिया, 174A हो गया डिसोल्यूशन ऑफ एओपी बीओआई, 175 हो गया ट्रांसफर और सेल ऑफ एसेट और 176 हो गया डिसकंटिन्यूड बिजनेस। इन पांचों सिचुएशंस में प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स प्रीवियस ईयर में ही लग जाता है, असेसमेंट ईयर में नहीं जाता है। ठीक है, तो पहले आपको डेफिनेशन स्टार्ट करना चाहिए, फिर इसको आप एक्सप्लेन करो। इसको आप एक्सप्लेन करो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर का मतलब होता है इनकम ईयर, जिस ईयर में इनकम कमाते हैं और उसकी फाइल करते हैं आईटीआर अगले साल असेसमेंट ईयर में। उस साल में आपके असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम को असेस करता है, इसीलिए हम उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। दैट्स इट। तो ये होना चाहिए 2A का तरीका, आंसर का तरीका। ठीक है, मैं साथ साथ आंसर्स का तरीका आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। 2B, ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। मिसेस बी इज वर्किंग विद एबीसी लिमिटेड सिंस लास्ट 30 years 9 months। हर सैलरी स्ट्रक्चर इज एज अंडर। बेसिक सैलरी दिया है, डीए दिया है। ऑन 15th of December 2023 शी डाइड। डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेचुइटी इन द फॉलोइंग केसेस। मिसेस एक्स रिटायर्ड ऑन 10 December 2023। अगर वो रिटायर होती है और मिस्टर एक्स को यानी उसके हस्बैंड को ग्रेचुइटी मिल जाती है, बच्चों याद रहे अगर रिटायरमेंट होने के बाद ग्रेचुइटी मिलती है, ठीक है, रिटायरमेंट होने के बाद ग्रेचुइटी मिलती है और उसके स्पाउस को मिलती है यानी लीगल एयर को मिल जाती है, तो ऐसे केस में वो टैक्सेबल उसी को होगी जिसकी वो ग्रेचुइटी है। तो ये रहेगी टैक्सेबल किसको? मिसेस एक्स को ही टैक्सेबल होगी। तो आंसर क्या होना चाहिए? 2 का बी। हम पहले क्या करने जा रहे हैं? केस नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। बताओ दोस्तों क्या करना चाहिए? हमें ग्रेचुइटी निकालनी है, टैक्सेबल ग्रेचुइटी, है ना? क्वेश्चन में क्या बोला? टैक्सेबल ग्रेचुइटी निकालो, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेचुइटी। सो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुइटी इन द हैंड्स ऑफ मिसेस एक्स। ये मिसेस एक्स को ही टैक्सेबल होगा, मिस्टर एक्स को टैक्सेबल नहीं होगा, उसके हस्बैंड को नहीं होगा, क्योंकि मिला चाहे मिस्टर एक्स को है, बट टैक्सेबल मिसेस एक्स को ही होगा क्योंकि रिटायर है, डेथ के बाद नहीं। अच्छा, ऐसे केस में आपको लिखना है कि ग्रेचुइटी कितनी रिसीव हुई है, तो लिखोगे ग्रेचुइटी रिसीव्ड। ग्रेचुइटी रिसीव कितनी हुई है? ग्रेचुइटी रिसीव 4 लाख रुपए। फिर आपको क्या करना है? इसमें से माइनस करना है एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10। बोलो यस और नो। अब इस सेक्शन के हिसाब से आपको एक वर्किंग नोट बना के इसकी एग्जेम्पशन फाइंड आउट करनी है और फिर टैक्सेबल अमाउंट निकाल दो, टैक्सेबल ग्रेचुइटी। अब वर्किंग नोट बनाओ पहले एग्जेम्पशन निकालने के लिए। वर्किंग नोट मिनिमम ऑफ फॉलोइंग 3 लिमिट्स is exempt अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10, है ना? 3 लिमिट्स होती हैं। अच्छा पहले तो ये बताओ क्या ये ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड है? क्वेश्चन लिख रहा है इज कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट, शी इज कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट। ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड है तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है बताओ? पहला एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड। एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड याद है कि नहीं याद है? एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव कितनी दी हुई है? 4 लाख रुपए, तो 4 लाख रुपए लिख लो। फिर इसके बाद आ जाता है मंथली सैलरी डिवाइडेड बाय 26 इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस।
ठीक है जी। तो आपको मंथली सैलरी डिवाइडेड बाय 26 इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। मंथली सैलरी में क्या आता है? बेसिक पे प्लस डीए ऑल टाइप्स। बेसिक पे कितना है? 5,000 और डीए कितना है? 3,000। तो यहां पे आएगा 8,000 रुपए, डिवाइड कर देंगे 26 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, और नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, कितने साल काम किया है? 30 साल 9 महीने। आपको याद होगा ग्रेचुइटी एक्ट जहां पे कवर्ड होता है वहां पे बोला जाता है 6 मंथ से ऊपर एक भी महीना होगा तो एक कंप्लीट ईयर मान लेंगे। तो ये हो जाएगा 31 से मल्टीप्लाई, तो 8,000 डिवाइडेड बाई 26 इंटू 15 इंटू 31, तो ये आ जाएगा 1,43,077 राउंड ऑफ। और लास्ट लिमिट क्या है? लास्ट लिमिट तो फिक्स होती है बच्चों 20 लाख। बताओ विच एवर इज लेस। विच एवर इज लेस तो हो गया 1,43,077, ये एग्जेंट हो जाएगा। 1,43,077 एग्जेंट हो जाएगा। और टैक्सेबल कितना आ जाएगा? 4 लाख रुपए में से माइनस कर दो 143,077, ये आ जाएगा टैक्सेबल 2,56,923। 2,56,923 ये टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये हो गया। अच्छा, केस नंबर 2 में बच्चा पूछ रहा है, केस नंबर 2 में क्या करेंगे बच्चों? केस नंबर 2 में आपको ग्रेचुइटी मिली है डेथ के बाद, और अगर डेथ के बाद ग्रेचुइटी मिलती है ये फुली एग्जेंट होता है अगर वो लीगल एयर को मिलती है। सो ग्रेचुइटी रिसीव्ड आफ्टर डेथ ऑफ एम्प्लॉय टू लीगल एयर इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दैट्स इट। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2B का आंसर। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3A। मिस्टर अजनबी हैज हाउस प्रॉपर्टी इन कोचीन। द हाउस प्रॉपर्टी हैज 2 इक्वल डायमेंशंस, रेजिडेंशियल यूनिट्स। यूनिट 1 इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, यूनिट 2 इज लेट आउट। ठीक है, एक यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक यूनिट लेट आउट है। कर लेते हैं कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। और क्वेश्चन ने बोला ओल्ड रजीम है। लो जी, तो ये तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, आपको बोला गया है यूनिट 1 और बोला गया है यूनिट 2। क्लियरली बोला गया है कि यूनिट 1 जो है वो क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड, और यूनिट 2 क्या है? लेट आउट। बच्चों सबसे पहले क्या करना है हमें? ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी जीएवी। और इस जीएवी में यूनिट 1, देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का तो एनुअल वैल्यू ही नील होता है, तो यहां पे तो नील से स्टार्ट होगा। लेट आउट प्रॉपर्टी में हमें निकालना पड़ेगा, और उसके लिए बनाना पड़ेगा अगेन वर्किंग नोट। अब बच्चों वर्किंग नोट जब मैं बनाऊंगा तो इसमें मैं निकालने जा रहा हूं यूनिट 2 का जीएवी, और उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा? म्युनिसिपल वैल्यू। क्या चाहिए होगा? म्युनिसिपल वैल्यू। आपको म्युनिसिपल वैल्यू क्या दिया हुआ है? जी हां, पूरी प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल वैल्यू दिया है 2 लाख। बट पूरी प्रॉपर्टी का थोड़ी ना चाहिए हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ लेट आउट प्रॉपर्टी का, यानी सेकंड प्रॉपर्टी का। तो ये इसके 2 हिस्से होंगे, यानी म्युनिसिपल वैल्यू कितना आया? 1 लाख। फिर इसके बाद लिखेंगे फेयर रेंट। फेयर रेंट कितना है? 160। बढ़िया, अगेन पूरी प्रॉपर्टी का है तो क्या करें? 80,000। थर्ड पॉइंट क्या होगा? हायर ऑफ, दोनों में से जो ज्यादा होगा, हायर ऑफ 1 एंड 2। बताओ क्या हायर है? 1 लाख। इसके बाद नंबर 4, फोर्थ क्या है हमारा पॉइंट? स्टैंडर्ड रेंट। क्या स्टैंडर्ड रेंट आपको दिया हुआ है? स्टैंडर्ड रेंट आपको दिया हुआ है कितना है? 3 लाख। बट 3 लाख तो पूरी प्रॉपर्टी का है, तो क्या करेंगे? 1.5 लाख, हाफ कर देंगे। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 5, जिसमें करेंगे लोअर ऑफ 3 एंड 4, लोअर ऑफ 3 एंड 4 विच इज 1 लाख। इसी को बोलते हैं दोस्तों एक्सपेक्टेड रेंट। और फिर इसको कंपेयर करते हैं हम एक्चुअल रेंट रिसीव के साथ, जो कि आपको दिया हुआ है। एक्चुअल रेंट रिसीव कितना दिया हुआ है? 9 महीने के हिसाब से 90,000। और लास्ट में हमें क्या करना होगा? अच्छा, कहीं बच्चों को आपके दिमाग में आ रहा हो सर ये तो लॉस ड्यू टू वैकेंसी है, 9 महीने किराए पर, जो बाकी 3 महीने है वो वेकेंट नहीं है, 3 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड है। लॉस ड्यू टू वैकेंसी तब आता है जब वो 3 महीने वेकेंट होता, तो अभी ये 3 महीने वेकेंट नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। यहां पर एक्चुअल रेंट हायर ऑफ 5 एंड 6। तो बच्चों बताओ क्या आंसर आएगा? 1 लाख रुपए। तो मेरा आंसर आ गया है 1 लाख रुपए। ये आ गया मेरा जीएवी। इसमें से माइनस करना है क्या? म्युनिसिपल टैक्सेस। बच्चों म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में क्वेश्चन में कुछ लिखा है?
जी हाँ, म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में लिखा है 10% ऑफ 10%। जब 10% लिख रहा है मतलब किसका? म्युनिसिपल वैल्यू का। वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 लाख। 2 लाख का 10% 20,000। अब 20,000 रुपए का म्युनिसिपल टैक्स है, उस 20,000 रुपए में से 60% इज पेड बाय द असेसी। तो डिडक्शन सिर्फ किसकी मिलती है? जितना असेसी पे करता है। तो मुझे बताओ, इसमें तो मिलेगी नहीं। तो बताओ, पहले तो 10% निकाल लो म्युनिसिपल वैल्यू का, 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का 10% कितना हो गया? 10,000। और उसमें से भी कितना पे किया? 60% पे किया। जितना पे किया उसकी डिडक्शन मिलेगी, यानी 6,000 की क्या मिल जाएगी? डिडक्शन। तो बताओ, ये तो हो गया निल, यहां हो गया 94,000। ये मेरी आ गई एनुअल वैल्यू। माइनस क्या करेंगे इसमें से? स्टैंडर्ड डिडक्शन। बोलो यस और नो, जो कि कितनी होती है? 24A के मुताबिक 30%। तो 94,000 का 30% यानी 28,200 की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। और माइनस करेंगे इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन। और इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए आपको क्वेश्चन में लिखा है 40,000 का इंटरेस्ट है पूरी प्रॉपर्टी का। तो 20,000 यहां क्लेम कर लोगे और 20,000 यहां क्लेम कर लोगे। बोलो यस और नो। इस हिसाब से देखा जाए तो ये आंसर आपका नेगेटिव आ रहा है 20,000 और ये आंसर आपका आ रहा है 94,000 माइनस 28,200 माइनस 20,000, ये आ रहा है 45,800। इस हिसाब से देखा जाए तो मेरी टोटल हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितनी आ रही है? 25,800। ये मेरा आंसर लिखने का तरीका होगा। दैट्स इट। क्या ये बात समझ में आ गई? 25,800। तो 3A का आंसर 25,800। दैट्स इट। 7 नंबर पूरे। आगे आ जाओ। 7 का बी। एक्सन कंपनी एक फर्म है, इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ क्लोथ। ठीक है। 1,57,80,000 1,57,80,000 आपकी टर्नओवर थी 23-24 की, और उसमें से 25 लाख रुपए अकाउंट पे ही चेक से है। बच्चों कुछ याद आ रहा है? प्रिजम्पटिव इनकम। जी हां, प्रिजम्पटिव इनकम में यह बात बताई जाती थी कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक का है, इनफैक्ट इसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ और अमेंडमेंट निकाल के 3 करोड़ भी निकाला हुआ है, मैं अभी वो बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी 2 करोड़ की बात कर रहा हूं। 1,57,80,000 जिसमें से 25 लाख अकाउंट पे ही चेक है। तो मुझे बताओ बाकी का कैसे आया होगा? कैश में। तो अगर मैं प्रिजम्पटिव इनकम फॉलो करता हूं तो क्या मुझे कोई और डिडक्शन मिलती है? नहीं, कोई और डिडक्शन नहीं मिलती। बट क्वेश्चन कह रहा है कि आपने ये बिजनेस आपका चल रहा है और आप ये डिडक्शन लेकर आपका नेट प्रॉफिट उन्होंने शो कर दिया है 15,25,000। कितना प्रॉफिट शो कर दिया है? 15,25,000। तो इसका मतलब है अगर अकाउंट्स बनाते हैं तो ये प्रॉफिट आ रहा है, और अगर अकाउंट्स नहीं बनाते हैं, प्रिजम्पटिव इनकम फॉलो करते हैं, तो अलग आ रहा होगा। हमें असेसी को सही एडवाइस देनी है। कैसे देंगे? दोनों में से जिसमें कम इनकम आ रही होगी हम वो एडवाइस देंगे। बोलो यस और नो। तो मैं क्या करूंगा, ये इनकम को मैं दोनों तरीकों से सॉल्व करके देखूंगा। ये क्वेश्चन नंबर है 3 का बी। तो 3 का बी, ये क्वेश्चन मैं दोनों तरीकों से सॉल्व करके देखूंगा। मेरे को जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? पहले तो मैं प्रिजम्पटिव इनकम मैं यहां पे लिख लेता हूं, एक्स कंपनी इफ ऑप्टेड फॉर प्रिजम्पटिव इनकम तो क्या टोटल इनकम आएगी? तो हमें टोटल इनकम निकालनी है अगर वो प्रिजम्पटिव इनकम फॉलो करता है तो मुझे बताओ क्या करेंगे ऐसे केस में? जो 25 लाख का टर्नओवर है, इसका तो क्या कर देंगे बताओ? 25 लाख का तो क्या कर देंगे? 6%। अकाउंट पे ही चेक से है ना ये, तो ये तो 6% हो जाएगा। तो 25 लाख का 6% आ गया 1.5 लाख रुपए। और जो बाकी का अमाउंट है 25 लाख हटा दो, 1,57,880,000 में से 1,57,80,000 में से माइनस कर दो 25 लाख, तो ये बन रहा है 1,32,80,000। तो 132,80 इस पर क्या करेंगे? 8% ऑफ द टर्नओवर। तो 8% कितना आ गया? 8% किया तो ये आ रहा है 10,62,400। ये आ गई मेरी इनकम। तो कैश से जो टर्नओवर होती है उसका 8% करते हैं, और जो चेक से टर्नओवर होती है उसका 6% करते हैं। तो ये इसमें 1.5 लाख रुपए ऐड कर दो तो ये आ रहा है 12,12,400। अब इसके अंदर ये तो डिडक्शन मिलेंगी नहीं, कोई और डिडक्शन नहीं मिलेगी। सीधा सीधा आपको नीचे कुछ और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आपको इंटरेस्ट इनकम दी हुई है, ये तो हो गई उसकी पीजीबीपी इनकम। इसके अंदर मैं उसकी और इनकम्स ऐड कर दूंगा, जैसे कि अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस क्या इनकम दी है? अदर सोर्सेस की इंटरेस्ट इनकम कितनी दी है? 90,000। इसके अलावा कैपिटल गेन, इसके अलावा कैपिटल गेन में भी इनकम है। कितने रुपए की इनकम है कैपिटल गेन में? कैपिटल गेन में इनकम है 1,40,000, वो लिख देते हैं।
बस टोटल इनकम निकाल लेते हैं। ये आ गई उसकी ग्रॉस टोटल इनकम, ये आ जाएगी 12,12,400 प्लस 90,000 प्लस 1,40,000, ये आ गया 14,42,400। और इसमें से माइनस कर देते हैं डिडक्शन, क्योंकि वो लिख रहा है कि डिडक्शन उसको एलिजिबल है। 80 to 80 हो तो मिल जाता है। 15,000 रुपए की डिडक्शन इसमें से माइनस कर देते हैं, तो ये आंसर आएगा कितना? 14,27,400। ये आ गई मेरी टोटल इनकम। अगर मैं प्रिजम्पटिव इनकम फॉलो करता हूं तो क्या ये बात सबको समझ में आती है? प्रिजम्पटिव इनकम फॉलो करते हैं तो आंसर आ रहा है 14,27,400। ठीक है जी। अब अगर मैं प्रिजम्पटिव इनकम फॉलो नहीं करता हूं तो क्या होगा? अगर मैं प्रिजम्पटिव इनकम फॉलो नहीं करता हूं तो क्या होगा? इफ डज नॉट ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव स्कीम, अगर मैं प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट नहीं करता हूं तो मुझे क्वेश्चन में जो इनकम दी हुई थी वही मुझे अपनी इनकम माननी पड़ेगी। और वो नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? पीजीबीपी इनकम कितनी दी हुई है जल्दी बताओ, वही मान लेंगे। 15,25,000 ये दी हुई है, 15,25। इसके अलावा इसमें क्या कर देंगे? अदर सोर्सेज ऐड कर देंगे, अदर सोर्सेज ऐड कर देंगे। वो कितना है? 90,000। और कैपिटल गेन इनकम भी दी हुई है, वो भी ऐड कर देंगे। कैपिटल गेन इनकम कितनी है? 1,40,000। तो अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो मेरा जीटीआई आ रहा है, जीटीआई आ रहा है 15,25 प्लस 90 प्लस 140, ये आ रहा है कुल मिला के 17,55,000। और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, जो कि कितना है? 15,000 रुपए का चैरिटेबल डोनेशन है। तो ये मैं डिडक्शन क्लेम कर लूंगा, तो मेरा आंसर आएगा कितना? 17,40,000। ये आ गई मेरी टोटल इनकम। तो अगर मैं ऑप्ट करता हूं प्रिजम्पटिव स्कीम तो मेरा ये आंसर है, और अगर ऑप्ट नहीं करता हूं तो मेरा ये आंसर है। सो हालांकि कोई एडवाइस मांगी नहीं है, बट अगर मैं कहता हूं कि अगर मैं ये उसको सजेस्ट करूं एक्स कंपनी को, सो इट इज एडवाइजेबल दैट एक्स कंपनी, ब्रैकेट में लिख लो, फर्म शुड ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव स्कीम। उसको प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट करना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर वो प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट करता है तो उसको ज्यादा फायदा होगा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये तो हो गया थर्ड का बी आंसर। आगे आ जाओ, फोर्थ का ए। सुनील हैज अ हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर्ड ऑन 7th of July 1995। 3 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है। क्योंकि 2001 से पहले खरीदी है तो आप लोग जानते हैं हमें 2001 का फेयर मार्केट वैल्यू देखते हैं। इंप्रूवमेंट कॉस्ट है 70,000 रुपए 16 अगस्त 2020 को, और 50,000 क्योंकि 1/4/2001 से पहले इंप्रूवमेंट है तो आपको याद होगा, इसको तो इग्नोर करना पड़ेगा। हाँ, 50,000 रुपए की इंप्रूवमेंट है 17 जुलाई 2010 को, तो ये हम लोग कंसिडर कर लेंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 1/4/2001 पर कितनी है? 4.5 लाख। और 16 अगस्त 2013 को सच प्रॉपर्टीज कंपल्सरी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। आपको याद होगा जिस साल में कंपल्सरी एक्विजिशन होती है वही ईयर होता है ईयर ऑफ ट्रांसफर, और जब पैसे मिलते हैं इनिशियल कॉम्पेंसेशन जिस साल मिलता है उस साल में अमाउंट लगता है टैक्सेबल। तो यहां पर 20% कॉम्पेंसेशन रिसीव हो गया 31 मार्च 2024 यानी 23-24 में, तो 23-24 में अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। बैलेंस कब मिला इससे मैटर नहीं करता, 23-24 में पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। फर्दर अपील हुई 16 अगस्त 2024 को, एनहांस कॉम्पेंसेशन मिल गया 2 लाख रुपए। कब मिल रहा है? 18 अगस्त 2025। तो 2 लाख रुपए 18 अगस्त 2025 यानी 25-26 में जाके वो भी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, और उसमें से 11,000 रुपए की क्या मिल जाएगी? डिडक्शन। क्वेश्चन नंबर है ये फोर्थ का ए। बच्चों आपको क्या करना है? पहले तो उन्होंने बोला कि कैपिटल गेन निकालो, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर सुनील। कौन से ईयर के लिए निकाल लो? वो कहता है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए निकाल लो, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 में ही टैक्सेबल होगा ये वाला गेन। अब बताओ सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन कितनी है? जितनी भी कॉम्पेंसेशन तय हुई है वो सारी सेल कंसिडरेशन मान ली जाएगी। तो मेरे को बता दो सेल कंसिडरेशन कितनी मानी जाएगी? 11,50,000, यही है।
बोलो यस और नो। यस, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया 1150 यही होगा। माइनस कर देंगे इसमें से क्या, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे हटाएंगे? सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप चेक करो, 3 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी 2001 से पहले, बट आपको क्योंकि पता है कि 1/4/2001 से पहले खरीदा, तो फेयर मार्केट वैल्यू से क्या करते हैं, कंपेयर। सो क्या करेंगे, 3 लाख और 4.5 लाख, विच एवर इज हायर, 4.5, उस 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे ईयर ऑफ ट्रांसफर के साथ। और ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या है, ईयर ऑफ ट्रांसफर है, बताओ कौन सा ईयर ऑफ ट्रांसफर होगा, जिस ईयर में कंपलसरी एक्विजिशन हुई, और वो है 2013-14, 2013-14। उस साल के इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे 220 और डिवाइड कर देंगे जिस साल में खरीदा था, यानी 100। तो बता दो कितना आया, 4.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 220 डिवाइडेड बाय 100, क्या आ रहा है, 9,90,000, 9,90,000। ये माइनस कर देंगे बच्चों। इसके अलावा आपको इंप्रूवमेंट कॉस्ट की भी बेनिफिट मिलेगा, तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब यही बात है ना, अभी रिसेंटली आपको पता चला होगा बजट में इंडेक्सेशन हटाने की बात हो गई है। तो दोस्तों अगर इंडेक्सेशन हट गया तो ये सब चीजें खत्म, समझ गए। अभी भी उसके ऊपर बहस चल रही है, तो हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस आ जाए, बट हालांकि बजट के हिसाब से देखा जाए तो वो इंडेक्सेशन हटा रहे हैं और उस पर टैक्स जो है 12.5% कर रहे हैं, जबकि इंडेक्सेशन लेते हो तो 20% टैक्स होता है। तो दोस्तों इंडेक्सेशन हटाने का मतलब समझ रहे हो ना, ये हट जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन भी आसान हो गई, बट अगर एक असेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो टैक्स बहुत ज्यादा बनेगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे निकालना है? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में आपको इंप्रूवमेंट दिया जो 2001 के बाद है, वो है 50,000। तो 50,000 को कंसिडर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ईयर ऑफ ट्रांसफर से, डिवाइड करेंगे जिस ईयर में इंप्रूवमेंट करी थी 2010-11, और 10-11 का इंडेक्स है बेटा 167। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 220 डिवाइडेड बाय 167, ये आ रहा है 65,868। ये दोनों खर्चे माइनस कर दूंगा और उसके बाद मेरा आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये आ रहा है कितना, 1150 माइनस 990 माइनस 65,868, ये आ रहा है 94,132, 94,132। ये आ गया मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्वेश्चन ने बोला 25-26 के लिए भी निकालो, 25-26 में तो कुछ टैक्सेबल ही नहीं होगा। सो फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26 नो अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन इज टैक्सेबल। अच्छा ठीक है, तो असेसमेंट ईयर 26-27 भी बोल रहा है, तो असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए अगर हम निकालें तो यस, उसमें टैक्सेबल होगा वो एनहांस कॉम्पेंसेशन। 26-27 असेसमेंट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर 25-26, तो प्रीवियस ईयर 25-26 में मिला है। सो एनहांस कॉम्पेंसेशन, एनहांस कॉम्पेंसेशन कितना अमाउंट, 2 लाख। तो ये 2 लाख पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, जिसमें से माइनस हो जाएगा जो आपके खर्चे हुए थे इस कॉम्पेंसेशन को पाने के लिए, एक्सपेंसेस, और वो कितने हुए हैं, 11,000। ये 11,000 इसमें से माइनस कर देते हैं तो कितना बचा, 1,89,000। ये हो गया मेरा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आगे बढ़ता हूं। फोर्थ का बी, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम अंडर दैट अदर सोर्सेज ऑफ मिसेज एक्स। कमाल का क्वेश्चन है, मतलब इससे आसान क्या ही होगा, सिर्फ टोटल करना है। फोर्थ का बी, आपको टोटल इनकम निकालनी, टैक्सेबल अदर सोर्सेज निकालना। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सिर्फ अदर सोर्सेज ही निकालनी है। और इस केस में आपको क्या क्या इनकम दे रखी है, प्राइवेट ट्यूशन फीस। बच्चों जब कुछ भी ना दिया हो तो हम मान के चलते हैं कि उसका कोई और प्रोफेशन है, कोई और बिजनेस है, ये सब उसकी अदर सोर्सेज इनकम ही होगी, 10,000। इसके अलावा विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ऑब्वियस है ये इनकम क्या है, अदर सोर्सेस। विनिंग फ्रॉम लॉटरी कितनी हो गई, 2,000। इसके बाद क्या है, अवार्ड फ्रॉम केबीसी, अवार्ड फ्रॉम केबीसी, ये भी अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल होना चाहिए। तो कितना अमाउंट है, 3,20,000, 3,20,000। इसके बाद क्या दिया, पेंशन, क्या दिया, पेंशन। अब पेंशन दिया, ये फैमिली पेंशन है,
है ना, फैमिली को मिली है। और आपको याद होगा 57 में इसकी डिडक्शन मिलती थी, फैमिली पेंशन ऑफ डिसीज हस्बैंड कितनी है, 25,000 रुपए। इसमें से आपको मिलेगी स्टैंडर्ड डिडक्शन, और डिडक्शन कितनी मिलेगी, 1/3 डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 57, 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव, यानी 25,000। ये बनेगा कितना, 8,333। और कंपेयर करेंगे इसको किसके साथ, कंपेयर करेंगे इसको किसके साथ, इसको कंपेयर करेंगे 15,000 के साथ, विच एवर इज लेस। और इसको कंपेयर करने के बाद डिडक्शन मिल गई 8,333, माइनस करने के बाद ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा 16,667। इसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, और ये कितना है, कितना है, ये है 25,000 रुपए। तो ये भी सीधा सीधा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। इसके बाद आपको लिखा है डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस, ये भी अदर सोर्सेज इनकम हो जाएगी 5,000 रुपए। और फिर ये भी लेटिंग आउट ऑफ वेकेंट लैंड, ये भी कौन सी है, अदर सोर्सेज। कितना अमाउंट है ये, 25,000, तो ये भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, अदर सोर्सेज। तो बताओ 10,000, 2,000, 3,20,000, 16667, 25,000, 5,000 और फिर 25,000, क्या आ रहा है, 4,03,000 रुपी, 4,03,667। ये मेरी आ गई अदर सोर्सेज इनकम। इज दैट क्लियर एवरीवन। तो फिफ्थ का बी, फोर्थ का बी। आगे आता है फिफ्थ का ए पार्ट। मिस्टर भोला हैज फर्निश्ड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हाउस प्रॉपर्टी इनकम दी हुई है नेगेटिव में 130, सैलरीज दिया हुआ है नेट में 80,000, अदर सोर्सेज दिया है 90,000 नेगेटिव, और लॉटरी इनकम दी है 3.5 लाख। देखो क्वेश्चन साइलेंट है तो मान के चलेंगे ये कौन सा रिजीम है, ये मान के चलेंगे डिफॉल्ट रिजीम है। और अगर डिफॉल्ट रिजीम है फिफ्थ का ए, तो बताओ क्या मैं हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ कर पाता हूं, नहीं, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है कितने रुपए का, 1,30,000 का, इसको तो क्या करना पड़ेगा, टू बी कैरी फॉरवर्ड, टू बी कैरी फॉरवर्ड। इज दैट क्लियर। इसके बाद आ जाता है सैलरी इनकम। सैलरी इनकम कितनी दी हुई है बताओ, सैलरी इनकम दी हुई है 80,000, और ये 80,000 रुपए में से आप अदर सोर्सेज के लॉस को क्या कर दोगे, सेट ऑफ। देखो हमें पता नहीं है ये अदर सोर्सेज का लॉस किस चीज का है, हमें पता ही नहीं है, तो हम लोग मान के चलेंगे कि अदर सोर्सेज का लॉस नॉर्मल लॉस है, मतलब कोई भी हो सकता है, इंटरेस्ट का भी लॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो लॉस है वो मैं एडजस्ट कर दूंगा, और बाकी का 10,000, बाकी का 10,000 नॉट टू बी कैरी फॉरवर्ड, इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकेंगे क्योंकि हम लोग न्यू रिजीम लगा के चल रहे हैं। लॉटरी इनकम रह गई बस, और लॉटरी इनकम कितनी है, 3.5 लाख। बस दोस्तों, तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर क्या होगा, ये तो इनकम क्या हो गई, सैलरी इनकम तो क्या हो गई, निल, हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी क्या हो गई, निल, ठीक है। और अगर मैं बोलूं लॉटरी इनकम, तो यहां पे लिख सकते हो आप 3.5 लाख, यहां पे ये डिटेल्स बना दो और ये फाइनल आंसर बना दो। तो मुझे बताओ मेरा टोटल इनकम क्या आएगी, 3.5 लाख, 3.5 लाख, ये मेरी आ गई टोटल इनकम। इज दैट क्लियर एवरीवन। अगला क्वेश्चन बताओ, कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ श्री बजाज ऑफ दिल्ली फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा इफ यू ऑप्ट फॉर ओल्ड रिजीम। अगर वो ओल्ड रिजीम लेता है तो बताओ उसकी टोटल इनकम क्या होगी। पीजीबीपी इनकम दिया है, हाउस प्रॉपर्टी दिया है, अदर सोर्सेज दिया है, ठीक है, रेंट फ्रॉम ऑफिस दिया है, रेंट पेड फॉर ऑफिस, ठीक है, रेंट पेड फॉर रेजिडेंशियल हाउस। अब रेजिडेंशियल हाउस में जो रेंट पे करते हैं उसकी डिडक्शन मिलती है दोस्तों 80 जीजी सेक्शन में। कहां मिलती है, 80 जीजी में। तो 5B आप यहां पर टोटल इनकम निकालने जा रहे हो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ऑफ मिस्टर ऑफ श्री बजाज। और ये जब मैं टोटल इनकम निकालने जा रहा हूं तो मेरे पास दी हुई है पीजीबीपी इनकम, कितनी दी हुई है पीजीबीपी इनकम, 8 लाख रुपए।
इसके अलावा मेरे को हाउस प्रॉपर्टी इनकम दी हुई है, वो भी मैं ऐड कर देता हूं। हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितनी दी हुई है? ये दी हुई है 40,000 रुपए। इसके अलावा मुझे अदर सोर्सेज इनकम भी दी हुई है, तो ये भी मैं ऐड कर देता हूं, अदर सोर्सेज इनकम, और वो कितनी दी हुई है? 10,000 रुपीज। तो ये मेरी इनकम हो गई टोटल 8.5 लाख रुपए। इसको मैं बोलूंगा ग्रॉस टोटल इनकम, और इसमें से माइनस कर दूंगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजी। ठीक है, रेंट पेड का ये सेक्शन होता है 80 जीजी, और इसके लिए मैं बनाऊंगा एक वर्किंग नोट। बच्चों वर्किंग नोट में मैं 80 जीजी से रेंट फाइंड आउट कर लूंगा, तो मेरा आ जाएगा टोटल इनकम जो मुझे गवर्नमेंट को दिखाना है, जिसपे मुझे टैक्स देना है। तो डिडक्शन वर्किंग नोट में कैसे निकालते हैं बताओ? यहां पर क्या लिखते हैं? मिनिमम ऑफ फॉलोइंग 3 लिमिट्स, मिनिमम ऑफ फॉलोइंग 3 लिमिट्स इज अलाउएबल एज डिडक्शन। बताओ कौन कौन सी? पहला तो हो गया 5,000 रुपए महीना, 5,000 पर मंथ इंटू 12 हो गया, तो कितना हो गया? 60,000 का ये हो गया पहली लिमिट। सेकंड लिमिट क्या होती है बच्चों? सेकंड लिमिट होती है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम। आप ये भी कर सकते हो, या फिर आप लोग 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई हो गया 8.5 लाख। बताओ कितना आया? 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, ये कितना आ रहा है? कैलकुलेट करके बताओ। 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई आ रहा है 8.5 लाख का 25% यू आ रहा है 2,12,500। और लास्ट लिमिट होती है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द एडजस्टेड जीटीआई। तो रेंट पेड कितना है? रेंट पेड कितना है? रेंट पेड है 1,20। उसका कुछ नहीं होगा, ऑफिस यूज वाले का कुछ नहीं होगा, सिर्फ ऑफिस पर्सनल पर्पस वाला जो रेंट होता है उसकी डिडक्शन यहां मिलती है। 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई विच इज 85, और 1,20 माइनस 85 हो गया 35। बताओ विच एवर इज लेस, तो ये आ गया 35,000। तो 35,000 की आपको क्या मिल जाएगी? डिडक्शन, और आपको टोटल इनकम हो जाएगी 8,15,000। इस पर आपको गवर्नमेंट को क्या देना होगा? टैक्स। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा, मेक अ कंपैरिजन बिटवीन डीटी एंड आईडीटी। तो डीटी और आईडीटी में आप काफी कुछ लिख सकते हो, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। 6th का ए आंसर जनरली बच्चों को सबको ही पता होगा, डीटी और आईडीटी का डिफरेंस। और जनरली हर टीचर भी, मतलब मैं भी, इनफैक्ट हर टीचर भी पहली क्लास के अंदर डीटी और आईडीटी का इंट्रोडक्शन देता है। ठीक है, तो मैं अभी वो नहीं बताऊंगा, आप लोगों को पता है। डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड कंज्यूमर्स। तो इन सबको क्या फायदा हुआ, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी बुक का ही क्वेश्चन है, आप लोग डायरेक्टली वहीं से पढ़ो, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो 6th ए 6th बी आप कर सकते हो, मैं तो वही हेल्प करूंगा जहां पे मुझे सॉल्यूशन फाइंड आउट करवाना है आपको। 7th का ए, डिस्कस विद द रीजन पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग केसेस एज्यूमिंग रेसिपिएंट इज लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। मुझे बताओ रेसिपिएंट अगर टैक्सेबल टेरिटरी में है तो यहां पर 7th का ए पार्ट का क्या आंसर होगा? रेंटल इनकम रिसीव बाय वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम रेंटिंग ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी टू एबीसी लिमिटेड। आपको याद होगा अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट में देते हो तो ये रिवर्स चार्ज में आता है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिवर्स चार्ज में आता है अगर आप रजिस्टर्ड एंटिटी को देते हो। बच्चों देखो इसकी टर्नओवर दी हुई है 39 लाख, मान के चलेंगे 20 लाख से तो ज्यादा ही हो गया। अब 20 लाख से अगर ज्यादा हो गया तो ऐसे केस में वो लायबल फॉर क्या होगा? रजिस्ट्रेशन। तो हम अगर मान के चल रहे हैं कि उसका टर्नओवर इतना है कि वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है या फिर वो रजिस्टर्ड है, तो ऐसे केस में एबीसी प्राइवेट लिमिटेड विल बी लायबल। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड विल बी लायबल। मैं यहां पे लिख देता हूं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड विल बी लायबल टू पे जीएसटी। इज दैट क्लियर एवरीवन? मैं मान के चल रहा हूं कि वो एज्यूमिंग that ABC Private Limited is registered। कुछ लिखा ही नहीं हुआ, बट टर्नओवर काफी ज्यादा है, तो 20 लाख से ज्यादा है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं। सेकेंड पॉइंट, लीगल फीस रिसीव करी बाय मिस्टर ए एन एडवोकेट फ्रॉम मेसर्स XYZ ट्रेडिंग कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ 49 लाख। अगेन टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, और इस केस में आप रजिस्टर्ड हो गए। अब ऐसे रजिस्टर्ड नहीं, यहां पे टर्नओवर देखते हैं बस। तो अगर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन भी हो, कौन? XYZ ट्रेडिंग कंपनी, तो लीगल फीस जो एडवोकेट सर्विसेज दे रहा है बिजनेस एंटिटी को, हु विल बी लायबल? दैट बिजनेस एंटिटी विल बी लायबल। तो XYZ ट्रेडिंग कंपनी
will be liable because of reverse charge. Because of reverse charge. अगला बता दो, थर्ड पॉइंट है मिस्टर एक्स रिसीव्स एडवांस पेमेंट फॉर प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक सर्विस इन फ्यूचर. हमें नहीं पता ये कौन सी सर्विस की बात कर रहे हैं, बट अगर आपको एडवांस रिसीव होता है तो क्या आपको जीएसटी उसी वक्त नहीं देना पड़ेगा एडवांस के बेसिस पे टाइम ऑफ सप्लाई? यस. तो हमारा थर्ड पार्ट का आंसर, हु विल बी लायबल? मिस्टर एक्स इज लायबल टू पे जीएसटी ऑन एडवांस पेमेंट, क्योंकि सर्विसेज देने से पहले ही पेमेंट मिल गई तो एडवांस पेमेंट पे जीएसटी देना पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, टीएन कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है, प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विसेज टू आरटी लिमिटेड रजिस्टर्ड. तो हु विल बी लायबल? सिक्योरिटी सर्विसेज आरटी लिमिटेड को दे रहे हैं तो आरटी लिमिटेड इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज. इस पे भी रिवर्स चार्ज लगता है. बोलो यस और नो. ठीक है. अच्छा सर, बच्चों का सवाल यह है कि सर हम लोग क्यों मान रहे हैं कि रजिस्टर्ड है? बच्चों मैं अगेन कह रहा हूं, कुछ क्लैरिटी जब ना दी जाए ना तो आप बिल्कुल एजम्पशन ले सकते हो. अगर आपने ये एजम्पशन ले ली तो आप ये गलत नहीं है. ठीक है. इंस्टीट्यूट उसके बेसिस पे मार्क्स नहीं काटना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है. अब अगर क्वेश्चन के बारे में नहीं लिखा हुआ, आप ये भी मान सकते हो वो अनरजिस्टर्ड है. अगर वो अनरजिस्टर्ड मानते हो तो यहां पर कौन देगा जीएसटी? कोई भी नहीं देगा, क्योंकि गवर्नमेंट के केस में सर्विसेज पे जीएसटी लगेगा ही नहीं, उसमें गवर्नमेंट नहीं देगा जीएसटी. ठीक है. तो यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं होगा और एबीसी लिमिटेड भी नहीं हो जाएगा. तब ये होगा अगर ऐसा होगा तो. 7th का ए के बाद 7th का बी, सर्टेन गुड्स आर सेंट बाय मिस्टर एक्स ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस ऑन 22 अप्रैल. आपको याद है इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता था? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस वाले का, हाँ, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस वाले का क्या होता था? टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सेल ऑन अप्रूवल. नहीं, अगर टाइम ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हैं तो पहले तो हमें टाइम ऑफ सप्लाई सेल ऑन अप्रूवल का नहीं है. अप्रूवल बेसिस वाले केस में टाइम ऑफ सप्लाई तो वही है, नॉर्मल है ना. बट पॉइंट ये है कि इनवॉइस कब रेज करना चाहिए. इनवॉइस कब तक रेज कर देना चाहिए? तो इनवॉइस मस्ट बी इशूड earlier of following dates as per section 31 clause 7 है ना, 31(7). तो इनवॉइस कब रेज करना चाहिए? या तो डेट ऑन विच गुड्स आर अप्रूव्ड, या फिर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल. 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल. दोनों में से जो अर्लियर होगा. बोलो यस और नो. अब ये तो हो गया लॉ, जो लॉ कहता है इनवॉइस कब रेज करना चाहिए. अब केस नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो केस नंबर 1 में आप ध्यान से देखो तो इनवॉइस आपने 20 अगस्त को बना दिया है, जबकि गुड्स सेंड कब किए थे? 22 अप्रैल को. तो 22 अप्रैल के क्या 6 महीने के अंदर अंदर इनवॉइस बना दिया? यस, 22 अप्रैल के 6 महीने के अंदर अंदर इनवॉइस बना दिया. तो डेट ऑफ इनवॉइस हो गया 20 अगस्त. तो मुझे बताओ, अगर 20 अगस्त डेट ऑफ इनवॉइस है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई इन सच केस इज 20th August 2023, क्योंकि विद इन 6 months बना दिया इनवॉइस. अच्छा, केस नंबर 2. केस नंबर 2 में क्या होगा? केस नंबर 2 में 22 नवंबर को किया, तो भाई 22 नवंबर में तो 6 महीने निकल गए. तो इनवॉइस कब रेज किया? लेट किया. हमारा लास्ट टाइम क्या था? 22 अप्रैल से लेकर 6 महीने. तो 22 मई, 22 जून, 22 जुलाई, 22 अगस्त, 22 सितंबर, 22 अक्टूबर. तो 22 अक्टूबर टाइम ऑफ सप्लाई इन सच केस इज 6 months expiry date from date of removal. तो डेट ऑफ रिमूवल से 6 months और वो बनेगा 22 अक्टूबर, है ना, 22 अक्टूबर 2023. चाहे पेमेंट हो गई है 23 को, नवंबर को हो रही है, तो बट अक्टूबर में ही
टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। नवंबर में तो पेमेंट तो बाद में आ रही है। तो ये होगा मेरा आंसर 7th के बी का। बोलो यस और नो। अगला आ जाओ 8th का। ए कहता है जीएसटीआर 1 के बारे में बताओ, 2 3B के बारे में बताओ, 4 के बारे में बताओ। सीधा सीधा क्वेश्चन है, इससे आसान क्या हो सकता है? आपको बस ये ड्यू डेट याद है कि नहीं याद? जीएसटीआर 1 किसके लिए होता था? आउटवर्ड सप्लाईज के लिए। किसके लिए होता था? आउटवर्ड सप्लाईज के लिए। आउटवर्ड सप्लाईज के लिए जीएसटीआर 1 होता था रिटर्न, और इसकी ड्यू डेट क्या होती थी? ड्यू डेट होती थी 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, हर महीने की 11 तारीख। जीएसटीआर 3B किसके लिए होता है? ये एक समरी फॉर्म है, ये एक समरी फॉर्म है, ठीक है, समरी, या आप कह सकते हो ये एक पेमेंट के लिए रिटर्न है, पेमेंट के लिए, जिसमें आप पेमेंट करते हो, ठीक है, क्रेडिट यूटिलाइज यही करते हो। ऐसे केस में ये आपको कब तक भरनी होती है? 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, हर महीने की 20 तारीख। और अगर मैं मुझसे पूछोगे जीएसटीआर 4, तो जीएसटीआर 4 कॉम्पोजिशन स्कीम वालों के लिए होती है। कॉम्पोजिशन स्कीम, ये रिटर्न एनुअली भरी जाती है, एनुअली भरी जाती है, और एनुअली क्या होती है? 30th अप्रैल ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अगले फाइनेंशियल ईयर का 30th अप्रैल विल बी द लास्ट डेट। कॉम्पोजिशन स्कीम। बस आपको इसके बारे में लिखना भी पड़ेगा, तो क्या दिक्कत है? आउटवर्ड सप्लाईज के बारे में लिख दो। क्या आउटवर्ड सप्लाईज मतलब सेल्स की रिटर्न शो करनी होती है, उसमें 11 तारीख होती है अगले हर महीने की। एग्जांपल देके भी बता सकते हो, तो बहुत कुछ लिख सकते हो उसमें। ये छोड़ दो, आगे आ जाओ 8th का बी। बच्चों 8th का बी आपको बोल रहा है आपको नॉर्मल ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, नॉर्मल ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अप्रेज द लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ नॉर्मल ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो राइट डाउन, क्वेश्चन नंबर है 8th का बी। 8th का बी, आपको क्वेश्चन नंबर 8 का बी में सीधा सीधा असेसेबल वैल्यू दी हुई है। असेसेबल वैल्यू आपको दी हुई है 12,62,500, 12,62,500, ये हो गई आपकी असेसेबल वैल्यू। इसके ऊपर आप लोग क्या करते हो? ये लिख लो वैल्यू और यहां लिख लो ड्यूटी। इसके ऊपर आप क्या करते हो? बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाते हो। बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट दिया हुआ है 10%, तो ये हो गया 126250। यहां पर भी लिख देता हूं 126250 बेसिक कस्टम ड्यूटी। इसके बाद क्या लगता है? सोशल वेलफेयर सरचार्ज। सोशल वेलफेयर सरचार्ज कितना लगता है? 10%। ये लगता है ड्यूटी पे, तो 10% ड्यूटी पे लगाएंगे तो कितना आएगा? 12625, 12625। बोलो यस और नो। 12625 ये ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है इसको बोलते हैं लैंडेड वैल्यू। क्या बोलते हैं? लैंडेड वैल्यू। ये तो आ गई लैंडेड वैल्यू, ये आ गई 1262,500 प्लस 126,250 प्लस 12625, ये आ गया 14,01,375। और अगर मैं इसकी बात करूं तो 126,250 प्लस 12625, ये आ गया 138,875। यहां तक ड्यूटी आ गई। इसके बाद क्या करना है आपको? इसके बाद पहले आईजीएसटी ऐड नहीं करना, क्योंकि आईजीएसटी तो एंटी डंपिंग में भी लगेगा, तो पहले एंटी डंपिंग फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में लिखा है एंटी डंपिंग ड्यूटी कैसे निकालना है? विल बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ कमोडिटी कैलकुलेटेड एज पर दिस रेट एंड लैंडेड वैल्यू। तो ये लैंडेड वैल्यू आ गई। अब क्या निकाल लो? यहां पे निकाल लो कॉस्ट एज पर नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन के हिसाब से कॉस्ट क्या निकालनी चाहिए, वो कैसे निकालोगे? आपको दिया हुआ है $50 पर केजी रेट है, ठीक है, और 500 क्वांटिटी इंपोर्ट किया, तो 550 मल्टीप्लाई बाय 500 कितना हो गया? 25,000 यूएसडी हो गया। बताओ यस और नो। 25,000 यूएसडी हो गया। अब 25,000, इसको मैं यहां ना लिखूं, मैं यहां लिख देता हूं, 25,000 यूएसडी हो गया। अब ये 25,000 यूएसडी जो है इसको मल्टीप्लाई करना है मेरे को करंट रेट से, और जो कि है 70 रुपए। तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 70, तो एज पर कॉस्ट एज पर नोटिफिकेशन क्या आ रही है? 25,000 इंटू 70, ये आ रही है 17,50,000। तो भी मैं इधर ना लिखूं तो अच्छा है, 17,50,000 ये आ गई कॉस्ट एज पर नोटिफिकेशन। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज एंटी डंपिंग। यही बोला गया? यस। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी हमें ऐड करना है। मैं एंटी डंपिंग ऐड करने जा रहा हूं, और वो कैसे निकाला गया कि जो दोनों का डिफरेंस है 1750 माइनस
14,01,375। तो ये आ गया आंसर 3,48,625। ये आ गया मेरा एंटी डंपिंग ड्यूटी। और एंटी डंपिंग ड्यूटी ऐड करने के बाद 348,625, अब ये ऐड करने के बाद मेरी वैल्यू आ गई 17,50,000। इसके बाद मैं क्या लगाऊंगा? आईजीएसटी। आईजीएसटी का रेट कितना है? 18%। तो इसके ऊपर लगा देता हूं 1750 पर 18%, यह आ रहा है 3,15,000। और यहां पर भी लिख दूंगा 3,15,000। अगर आप मुझसे पूछोगे टोटल ड्यूटी क्या है, ये तो आ गई टोटल वैल्यू, ठीक है, 1750 इसमें ऐड कर दो, ये आ गया 20,65,000। और अगर मुझसे पूछोगे टोटल ड्यूटी क्या है, तो टोटल ड्यूटी ये क्या क्या आएगा? 138875 प्लस 348,625 प्लस 3,15,000, 8,02,500। दैट्स इट। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। क्या ये बात समझ में आती है? दैट्स इट। ये है हमारा एमक्यूपी सेट 1। जैसे ही एमक्यूपी सेट 2 आएगा मैं वो क्वेश्चन भी अपलोड करूंगा, आंसर्स अपलोड करूंगा। बने रहे मेरे चैनल के साथ, ठीक है। आपको मैं सजेस्टेड आंसर्स में देता रहूंगा। थैंक यू, बाय बाय।